हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस। तो पंतनगर नीट यूजी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 4 पार्ट 2। इफ यू रिमेंबर, हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारे थोड़े क्वेश्चंस रहेंगे फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म से। सो लेट अस अंडरस्टैंड देम। क्वेश्चन शुरू करने से पहले इस बात को समझिए कि जो एंजियोस्पर्म की फैमिलीज हैं, इनमें से मोस्टली जो क्वेश्चन होगा वो उनके स्पेसिफिक फीचर से आता है। मतलब जैसे एनिमल किंगडम में पूछते हैं ना कि किस फाइलम में क्या खास है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको टेक्सोनॉमी से मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पेरियंथ इज रेड्यूस्ड टू लॉडिक्यूल्स। अब ये बोल रहा है पेरियंथ रेड्यूस्ड है किसमें? लॉडिक्यूल्स में। इन विच फैमिली? लिलिएसी, पोएसी, मालवेसी एंड क्यूक्यूरबिटेसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पेरियंथ? पेरियंथ कभी कभी कुछ फ्लावर्स में क्या है कि सेपल और पेटल प्रेजेंट नहीं होता, इनकी जगह एक सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं पेरियंथ। पेरियंथ की सबसे सिंपल यूनिट को कहा जाता है टेपल। अब ये पूछ रहा है कि पेरियंथ लॉडिक्यूल्स में रेड्यूस्ड है। द करेक्ट आंसर इज पोएसी। पोएसी ग्रास फैमिली, इसका दूसरा नाम है ग्रामिनी। अब अगर हम पोएसी की बात करें तो लेट्स से अगर ये पोएसी का फीमेल सेक्स ऑर्गन है एंड सपोज दिस रिप्रेजेंट्स मेल सेक्स ऑर्गन। अब पोएसी की खासियत ये है कि इसमें सेपल और पेटल्स नहीं होते, इसमें क्या प्रेजेंट है? पेरियंथ प्रेजेंट होता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो पेरियंथ होता है वो भी बहुत छोटा सा होता है। मींस अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो यहां पे ये इसका पेरियंथ है, बिल्कुल छोटे से फॉर्म में रिड्यूस्ड है और इसीलिए इसके पेरियंथ को कहते हैं लॉडिक्यूल्स। इट्स पेरियंथ इज नोन एज लॉडिक्यूल्स। और जनरली यहां पे ये देखा गया है कि जो इसके ब्रैक्ट्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं। अगर हम बात करें, एक ब्रैक्ट ऊपर की तरफ को प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज पेलिया, और जो ब्रैक्ट नीचे की तरफ को प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं लेमा। पेलिया एंड लेमा। ऊपर की तरफ को जो ब्रैक्ट है उसको कहा पेलिया और नीचे की तरफ का ब्रैक्ट है उसको कहा लेमा। बहुत बार जब आप किसी इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट देखेंगे वीट में या जहां पे सीड बन रहे हैं, आप उसको नोटिस करेंगे। लेट्स से आपको फर्टिलाइजेशन के बाद ये वाले स्ट्रक्चर में कहीं सीड बनते हुए दिखेंगे तो आप देखेंगे इसके बाहर एक कवरिंग होगी और आप नोटिस करेंगे कि इसके बाहर एक बहुत हल्का सा हेरी स्ट्रक्चर बाहर की तरफ को आता है। दिस हेरी स्ट्रक्चर इमर्जिंग आउटसाइड इज नोन एज ऑन। इस हेरी स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑन। और ये हेरी स्ट्रक्चर हमेशा किस में से अराइज करता है बेटा? लेमा में से अराइज करता है। इट अराइजेस फ्रॉम लेमा पोर्शन। देन बाकी फैमिलीज को देखें। लिलिएसी, लिलिएसी में भी पेरियंथ प्रेजेंट होता है। वाटर लिली इसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल है। मालवेसी को कॉटन फैमिली कहते हैं और क्यूक्यूरबिटेसी में आपके गाउड्स आते हैं, जैसे कि क्यूक्यूम्बर, लौकी, ये सब इस फैमिली में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फ्रूट टाइप इन एस्टेरेसी इज। अब एस्टेरेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? फ्रूट क्या है? फर्स्ट इज कैरकेलस, सेकंड इज सिप्सेला, थर्ड इज कैप्सूल एंड फोर्थ इज कैरियोप्सिस। तो अब जो एस्टेरेसी में जो फ्रूट होता है वो क्या है बेटा? सिप्सेला। इसके फ्रूट को कहा जाता है सिप्सेला। अब इसके फ्रूट की एक खासियत है। सपोज करो ये इसका सीड है और ये इसके बाहर फ्रूट की लेयर है। तो एस्टेरेसी में जो सीड होता है उसका जो कोट है, सीड कोट इज नॉट फ्यूज्ड विद फ्रूट लेयर। पेरिकार्प से इसका सीड कोट फ्यूज नहीं होता। इंटरेस्टिंगली इसमें परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं। आप इसके टॉप में देखेंगे आपको ऐसे हेरी कैलस दिखेंगे इसके टॉप पे। इसके यहाँ पे जो कैलिक्स दिखेंगे और इसका जो कैलिक्स है वो मॉडिफाइड होता है किसके फॉर्म में? पैपस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पैपस के फॉर्म में। और ये बाद में सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है। एस्टेरेसी का ये भी एक सिग्निफिकेंट फीचर है। योर आंसर इज हियर सिप्सेला। कैरियोप्सिस जो होता है इट इज फ्रूट इन पोएसी। और इसकी खासियत है, कैरियोप्सिस की खासियत होती है कि जो सीड कोट होता है वो वहां पे फ्यूज्ड होगा विद पेरिकार्प। तो कैरियोप्सिस किसका फीचर है? इट इज फीचर ऑफ पोएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, monothecous condition, that is presence of single pollen sac
इन ईच एंथर लोब इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो बोल रहे हैं मोनोथीकस कंडीशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? बेटा इसका ऑप्शन है क्यूकुरबिटेसी, दूसरा है मेलवेसी, तीसरा है एस्टेरेसी और चौथा है ब्रेसिकेसी। तो ये किसका फीचर है? मेलवेसी का। याद रखना मेलवेसी का पेक्युलर फीचर है किसका प्रेजेंस होना? मोनोथीकस एंथर का प्रेजेंस होना। नॉर्मली जब हम स्टेमेन की बात करते हैं तो ये फिलामेंट है और फिलामेंट के ऊपर बाइलोब्ड एंथर होता है। अब हर लोब के बारे में बात करें हम तो जो यहां पे हर लोब है, जस्ट अ सेकेंड, ओके सी। अब यहां पे अगर हम लोब की बात करें, फाइन, तो हमने कहा कि अगर हम यहां पे लोब की बात करते हैं, फिर से डायग्राम देखते हैं, ये हो गया आपका फिलामेंट और ये फिलामेंट के ऊपर हो गया आपका एंथर। अब एंथर में ये दो लोब दिख रहे हैं। अब नॉर्मली मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, एक लोब के अंदर भी दो कंपार्टमेंट होंगे। ये एक लोब है, इसके अंदर भी आपको ऐसे दो कंपार्टमेंट दिखेंगे, इसे कहते हैं डाइथीकस। बट अगर हम यहां बात करें तो मेलवेसी का ये फीचर है बेटा कि इसके एक लोब में एक ही कंपार्टमेंट होता है, सो इट इज नोन एज मोनोथीकस एंथर। इसके अलावा अगर मेलवेसी की बात करें, मेलवेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट आता है दैट इज कॉटन। दूसरा हम बात करते हैं, इसमें एक कंडीशन पाई जाती है जिसे कहते हैं एपिकेलिक्स। तीसरा इसमें सिनेंड्रस कंडीशन होती है। इसका मतलब है कि यहां पे मेलवेसी में एक फीचर है कि इसके एंथर के फिलामेंट्स फ्यूज्ड होते हैं, बट जो आपका टिप का स्वलन पोर्शन है दैट इज एंथर, वो फ्यूज नहीं होते। मतलब स्टेमेन के फिलामेंट्स फ्यूज होते हैं, टिप पोर्शन फ्यूज नहीं है। नेक्स्ट इज प्लांट आर ऑलवेज हर्ब्स इन। अब ऐसी फैमिली का नाम पूछ रहा है जिसमें जो प्लांट्स है वो सिर्फ हर्ब्स के फॉर्म में है। द ऑप्शन इज फेबेसी, सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी वो फैमिली है जिसमें सारे के सारे प्लांट्स किस फॉर्म में है? हर्ब के फॉर्म में है। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की सबसे बड़ी फैमिली, ऑप्शन इज फेवेसी, लिलिएसी, पोएसी एंड एस्टेरेसी। तो इसका आंसर है आपका एस्टेरेसी। अप्रोक्सीमेटली 24,600 स्पीसीज ऑफ प्लांट इज प्रेजेंट इन दिस फैमिली। एस्टेरेसी में इतने ज्यादा प्लांट्स प्रेजेंट हैं, तो ये लार्जेस्ट फैमिली है। एस्टेरेसी के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली है दैट इज ऑर्किडेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैक्ट ऑफ ज्वार फ्लावर इज कॉल्ड। अब जो ज्वार फ्लावर है इसका ब्रैक्ट क्या कहलाता है? बेसिकली जो हम ज्वार की बात कर रहे हैं ये पोएसी का मेंबर है। हमारा पहला क्वेश्चन इसी फैमिली पे था। तो जो इसका ब्रैक्ट है वो, इसमें जो ब्रैक्ट होते हैं दोनों पेलिया और लेमा किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर है आपका बोथ पेलिया एंड लेमा, दे रिप्रेजेंट द ब्रैक्ट ऑफ ज्वार। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एब्सेंट इन एस्टेरेसी। ये क्वेश्चन एक प्रकार से एस्टेरेसी के सारे फीचर को समझने के लिए अच्छा है। पहला बोल रहे हैं सिप्सेला फ्रूट एंड पैपस कैलिक्स। अगर आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है कि एस्टेरेसी में सिप्सेला फ्रूट है और पैपस कैलिक्स होता है। दूसरा हमने कहा हेड और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। देखो इसमें एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है जब पूरी की पूरी फ्लोरल ब्रांच, एक सिंगल फ्लावर नहीं बहुत सारे फ्लावर्स मिलके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसे कहते हैं हेड या कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। अगर आप सनफ्लावर देखेंगे या दिवाली में जो हम फूल यूज करते हैं उन्हें नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि वो एक सिंगल फ्लावर नहीं है, मल्टीपल फ्लावर है। उसमें बाहर की तरफ को जो आपको ऐसे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज इनवॉल्यूकर। क्या कहलाते हैं? इनवॉल्यूकर। फिर आप नोटिस करेंगे तो इसमें सेंटर की तरफ को आपको ऐसे हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर और बाहर की तरफ को ऐसे बड़े फूल जैसे दिखते हैं। ये जो पोर्शन है ये कहलाते हैं आपके रे फ्लोरेट्स। क्या कहलाते हैं? रे फ्लोरेट्स। ये एक सिंगल फ्लावर है बेटा इसका, ये एक सिंगल फ्लावर है, ये इसका पेटल नहीं है, सिंगल फ्लावर है। और यहां वाले पोर्शन में अगर हम बात करें तो यहां वाले पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पे छोटे छोटे
फूल दिखते हैं जो ऐसे हल्के से डिस्क शेप के होते हैं, यूं, तो इनको कहा जाता है डिस्क फ्लोरेट। तो याद रखना, रे फ्लोरेट्स, डिस्क फ्लोरेट, कैपिटलम इनफ्लोरेसेंस, ये सब किसका फीचर है? एस्टेरेसी का। फिर ये बोल रहा है हाइपोगाइनस फ्लावर। ओके, हाइपोगाइनस फ्लावर एस्टेरेसी में एब्सेंट होता है। एस्टेरेसी में जो फ्लावर होता है दैट इज एपिगाइनस। कैसा है बेटा? एपिगाइनस। ठीक है, इसमें कैसा होता है? एपिगाइनस फ्लावर प्रेजेंट होता है। दूसरा बोल रहा है सिंजेनेसियस एंथर। यस, सिंजेनेसियस एंथर एस्टेरेसी का फीचर है। सिंजेनेसियस एंथर किसे कहते हैं? जहां पे अगर आपके एंथर के जो टिप हैं वो एक दूसरे से फ्यूज होते हैं बट उनके फिलामेंट्स फ्री होते हैं। सिर्फ एंथर के टिप फ्यूज्ड हैं एंड फिलामेंट्स आर फ्री, सच काइंड ऑफ एंथर कंडीशन इज नोन एज सिंजेनेसियस एंथर। ये भी किसका फीचर है? आपका एस्टेरेसी का फीचर है। नेक्स्ट इज ऑन अकर्स ओवर। तो हमने अभी इस क्वेश्चन को पढ़ा कि जो ऑन है वो एक हेरी स्ट्रक्चर है जो कहां पे प्रेजेंट होता है? पोएसी फैमिली में प्रेजेंट है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये बनता कहां से है? तो जो ऑन है वो किससे बनता है? इट इज फॉर्म फ्रॉम लेमा। किससे बनता है? लेमा। लेमा क्या है? एक ब्रैक्ट है और इससे आपका एक हेरी स्ट्रक्चर अराइज करता है दैट इज नोन एज ऑन। नेक्स्ट इज इन ग्रास लाइग्यूल अकर्स इन। फिर से ये क्वेश्चन पोएसी फैमिली से है, तो पूछ रहा है उसमें लाइग्यूल होते हैं और वो कहां प्रेजेंट है। इसके लिए ऐसे समझिए, ये स्टेम है, ये यहां पे आपका लीफ है। सो दिस पोर्शन इज नोन एज लीफ ब्लेड या दूसरा नाम है इसका लेमाइना। अब इसकी एक खासियत होती है, पोएसी की एक खासियत होती है कि जो इसका लीफ बेस होता है वो हल्का सा मॉडिफाइड होता है शीट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? शीट के फॉर्म में। आप कभी भी नोटिस करना, आपको ऐसा लगेगा कि जो ये पत्ती है ये बिल्कुल नीचे से ही आ रही है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा प्रॉपरली समझें तो आप देखेंगे, लेट्स से यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको एक ऐसे प्रोटेक्टिव सी कवरिंग दिखेगी दोनों तरफ से, एंड दैट इज नोन एज लीफ शीथ। क्या कहलाती है? लीफ शीथ। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? पोएसी का, वीट का। ठीक है, अब यहां पे लीफ शीट और लीफ ब्लेड के बीच में एक बहुत ही छोटी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विजिबल होता है, कुछ ऐसा। लेट्स से ये ऐसा, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है इट इज नोन एज लाइग्यूल। क्या कहलाता है? लाइग्यूल। तो लाइग्यूल अगेन किसका फीचर है? पोएसी का। देखो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं पोएसी के बारे में, एक बार इसको थोड़ा सा कंपाइल करते हैं। पहला, पोएसी में लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो किससे बने हैं? पेरियंस से। फिर हमने कहा इसमें ब्रैक्ट्स होते हैं जिनका नाम है क्या? लेमा, और दूसरा नाम है दैट इज स्पेलिया। अब जो लेमा है वो क्या फॉर्म करता है? लेमा से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम कहते हैं ऑन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इसमें और क्या प्रेजेंट है? लाइग्यूल प्रेजेंट है। हमने इसमें एक और चीज पढ़ी कि लीफ बेस मॉडिफाइड है, किसके फॉर्म में? लीफ शीट के फॉर्म में। तो पोएसी अपने आप में एक अच्छा मार्क्स रखता है क्वेश्चन का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट इज परसिस्टेंट कैलिक्स इन सोलेनेसी। अब मतलब यहां पे सोलेनेसी में जो कैलिक्स है वो परसिस्टेंट है, मतलब फ्रूट या सीड बनने के बाद भी प्रेजेंट होता है। दूसरा ऑप्शन बोला है हाइपोगाइनस फ्लावर इन एस्टेरेसी। तीसरा बोल रहा है पोएसी पेरियंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉडिक्यूल्स। और चौथा बोल रहा है पेराइटल प्रेजेंटेशन इन ब्रेसिकेसी। अब यहाँ पे समझते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स इन सोलेनेसी, ये स्टेटमेंट सही है। अगर आप टमाटर देखते हैं या ब्रिंजल देखते हैं, आप टमाटर में भी नोटिस करेंगे तो आपको टमाटर में ऊपर की तरफ को कुछ ऐसा दिखेगा कि आपको यहाँ पे ऐसे एक्सटेंडेड सेपल्स टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको प्रेजेंट दिखेंगे। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो सेपल है वो परसिस्टेंट होते हैं। मींस आप देखेंगे तो सेपल कुछ ऐसे, इवन आपको ये ब्रिंजल में भी विजिबल होगा। ब्रिंजल के टिप वाले पोर्शन में आप नोटिस करेंगे कि सेपल्स प्रेजेंट है, तो परसिस्टेंट है। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा बोला हाइपोगाइनस फ्लावर इन एस्टेरेसी। नहीं, हमने अभी डिस्कस किया कि वहां पे कैसा फ्लावर है? एपिगाइनस फ्लावर है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है। द आंसर इज बी। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, पोएसी में पेरियंथ रिप्रेजेंटेड बाय लॉडिक्यूल्स, बिल्कुल सही। चौथा बोल रहा है पैराइटल प्रेजेंटेशन अकर्स इन ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी इसकी एक खासियत है इस फैमिली की कि इसमें बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल वाले
प्लांट्स होते हैं, इनमें पंजेंसी होती है। जैसे आप अगर देखेंगे रेडिश, मूली, दूसरा आप देखिए राई, दैट इज सीकेल, ठीक है। फिर अगर आप तीसरा देखेंगे मस्टर्ड, इसको ब्रेसिकेसी को मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं। तो आप देखेंगे इन सबके अपना एक ऑर्डर है, अपना एक पंजेंट स्मेल है, ये ब्रेसिकेसी का फीचर है। नेक्स्ट इज विच इज एब्सेंट इन ब्रेसिकेसी। अब बोल रहा है ब्रेसिकेसी में क्या एब्सेंट होता है। पहला बोल रहे हैं सिलिक्यूआ फ्रूट, राइट। ब्रेसिकेसी का जो फ्रूट है उसको सिलिक्यूआ या सिलिक्यूला फ्रूट कहते हैं। इस फ्रूट की खासियत है, इस फ्रूट की खासियत ये होती है कि जितनी इस फ्रूट की लेंथ है, इस फ्रूट की जो लेंथ है इसके विड्थ से 3 गुना ज्यादा होती है। इस फ्रूट की जो लेंथ है, मैं ऐसे कह रहा हूं, अगर ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पोर्शन विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके विड्थ से 3 गुना ज्यादा क्या है, इसके फ्रूट की लेंथ होती है। ये ब्रेसिकेसी का यूनिक फीचर है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ रेप्लम, यस इट इज अ फीचर ऑफ ब्रेसिकेसी। अगला बोल रहे टेट्राडाइनेमस स्टेमेन, यस ये भी इसका फीचर है, टेट्राडाइनेमस स्टेमेन। ब्रेसिकेसी में 6 स्टेमेन होते हैं, उसमें से 2 स्टेमेन बाहर की तरफ को होंगे और वो छोटे होंगे, ठीक है, और जो बचे हुए 4 स्टेमेन हैं वो अंदर की तरफ को होते हैं और उनकी लेंथ, फिलामेंट की लेंथ बड़ी होती है। इस कंडीशन को कहा जाता है टेट्राडाइनेमस। अगला बोल रहा है एपिगाइनस फ्लावर, नहीं ये इसका फीचर नहीं है। ब्रेसिकेसी में कौन सा फ्लावर प्रेजेंट है बेटा, हाइपोगाइनस फ्लावर प्रेजेंट होता है। एपिगाइनस फ्लावर किस में प्रेजेंट है, एस्टेरेसी की फैमिली में प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एब्सेंट इन क्यूकुरबिटेसी। आ गई आपकी गाउड्स वाली फैमिली, जितने भी बेल लगते हैं, लौकी हो गया, खीरा हो गया, क्यूकुरबिटेसी में आता है। अब क्यूकुरबिटेसी में क्या नहीं है कहता है। पहला बोल रहा है पेपो फ्रूट, यस क्यूकुरबिटेसी के जो फ्रूट है उसको पेपो फ्रूट कहा जाता है। दूसरा होता है सिनेंड्रस स्टेमेन। सिनेंड्रस स्टेमेन का मतलब होता है जब स्टेमेन का फिलामेंट एज वेल एज एंथर दोनों फ्यूज हैं तो उसे सिनेंड्रस स्टेमेन कहा जाता है। तीसरा बोल रहा है एपिगाइनस फ्लावर, यस क्यूकुरबिटेसी में जो फैमिली है इसमें एपिगाइनस फ्लावर होता है, ओवरी इंफीरियर होती है। लास्ट बोल रहा है बाइसेक्सुअल फ्लावर, नहीं ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि क्यूकुरबिटेसी में मोस्टली जो फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। कैसे हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। So your correct option is D. Next question, which is absent in Malvaceae. Malvaceae किसकी फैमिली है, बताओ मुझे जरा। कॉटन की फैमिली है। किसकी फैमिली है, कॉटन की फैमिली। तो पूछ रहा है इसमें क्या एब्सेंट है। पहला बोल रहा है कैप्सुलर फ्रूट, यस इसमें कैप्सुलर फ्रूट होता है, मतलब इसका फ्रूट कैप्सूल कहलाता है। दूसरा बोलता है मोनोएडेल्फस स्टेमेन। मोनोएडेल्फस स्टेमेन का मतलब है सारे के सारे स्टेमेन एक सिंगल बंच में होते हैं, यस ये इसका फीचर है। फिर ये बोल रहा है एपिगाइनस फ्लावर, नहीं बेटा एपिगाइनस फ्लावर नहीं होता मालवेसी में। मालवेसी में कैसा फ्लावर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ हाइपोगाइनस फ्लावर। कैसा फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर। इसकी ओवरी होती है सुपीरियर, ठीक है। मालवेसी और बोल रहा है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल तो होता ही है। मालवेसी के कुछ फीचर्स जो हमने अभी डिस्कस किए थे, प्रेजेंस ऑफ एपिकेलिक्स, ठीक है। दूसरा एपिपेटलस स्टेमेन। तीसरा मैंने बोला कि इसके स्टेमेन का जो फिलामेंट होता है वो फ्यूज होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है अराउंड द गाइनोशियम, ओके। ब्रैक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका एपिकेलिक्स का होना, फाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस आपके अलग सब्जेक्ट के हैं, लेट अस डिस्कस देम, अलग पार्ट के हैं बायो में। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूक्लियोटाइड क्या है, व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक होती है किसकी, न्यूक्लिक एसिड। अब एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन देखते हैं, प्यूरिन पायरिमिडिन प्लस फॉस्फेट। दूसरा बोलता है प्यूरिन पायरिमिडिन प्लस शुगर। तीसरा बोल रहा है बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। और लास्ट बोल रहा है प्यूरिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। तो इसका जो आंसर है आपका वो है बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड। किसी भी न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोज शुगर होते हैं। फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है जो प्यूरिन या पायरिमिडिन कुछ भी हो सकता है। और 5th कार्बन से यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच करता है। जब ये तीनों साथ होते हैं देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड।
अगर इसमें से आप फॉस्फेट ग्रुप को हटा दीजिए तो क्या बचा? बेस प्लस शुगर। क्या बचा? बेस प्लस शुगर। तो बेस प्लस शुगर जो है ये कहलाता है आपका न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। ओके, सो योर ऑप्शन इज सी हियर। अगला क्वेश्चन है आपका, बैक्टीरियोफेज साई X174 में जेनेटिक मटेरियल कैसा है? तो पहला ऑप्शन बोला है इसने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, दूसरा ऑप्शन बोला है इसने सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, तीसरा बोला है डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड द लास्ट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो T4 बैक्टीरियोफेज में होता है, साई X174 में होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। आपका ऑप्शन है ए। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का एक एग्जांपल बताऊं तो टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस आपका किसका एग्जांपल है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए का एग्जांपल है रोटा वायरस। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज राइबोजाइम? राइबोजाइम क्या है? तोड़ो इसको, एक शब्द मिल रहा है राइबोसोम, दूसरा मिल रहा है एंजाइम। तो राइबोजाइम क्या है? राइबोजाइम एक एंजाइम है, दूसरा बोल रहा है आरएनए विद एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तीसरा बोल रहा है हार्मोन और चौथा बोल रहा है प्रोटीन। तो राइबोजाइम एक आरएनए है जिसके पास कैसी एक्टिविटी है? एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। अगर हम राइबोजाइम की बात करें तो आपको ट्रांसलेशन में याद होगा पेप्टाइड फॉर्मेशन। पेप्टाइड फॉर्मेशन के लिए राइबोसोम का एक टुकड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसमें आरएनए में क्या प्रॉपर्टी होती है? साथ में एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लांट्स। अब अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लांट्स क्या होते हैं? व्हाट आर एक्सप्लांट्स? तो एक्सप्लांट्स बेसिकली ये जो टर्म है ये टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं? पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लॉइटेड पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब जो पार्ट ऑफ प्लांट हम यूज कर रहे हैं। दूसरा स्मॉल पार्ट ग्रोन फॉर टिश्यू कल्चर। तीसरा है अपरूटेड प्लांट फॉर ट्रांसपिरेशन और लास्ट है प्लांट कलेक्टेड आफ्टर हार्वेस्ट। तो अगर हम बिना लॉजिक के भी समझे तो टिश्यू कल्चर नाम जिसमें आ रहा है वो इसका ऑप्शन है, दैट इज अ स्मॉल पार्ट ग्रोन फॉर टिश्यू कल्चर। अब प्लांट में टिश्यूज में एक खासियत होती है जिसे हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी, मतलब जिसमें प्लांट की एक छोटी सी टिश्यू को लेके हम एक प्लेट में ग्रो करके पूरा का पूरा नया प्लांट बना सकते हैं, दैट इज नोन एज टोटीपोटेंसी। तो प्लांट का जो टुकड़ा हम कल्चर के लिए यूज करते हैं, दैट पीस इज नोन एज एक्सप्लांट। क्या कहलाता है ये टुकड़ा? एक्सप्लांट कहलाता है। ओके, सो योर ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड विच वन इज सल्फर कंटेनिंग। मतलब कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जो सल्फर कंटेनिंग है? बेसिकली हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब उसमें से पूछ रहा है सल्फर किसमें है। पहला ऑप्शन है सिस्टीन, दूसरा है मीथियोनिन, तीसरा है सेरीन और चौथा है बोथ ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। याद रखना, सिस्टीन और मीथियोनिन दोनों ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है, प्लीज रिमेंबर दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज। अब ये पूछ रहा है कि B12 की डेफिशिएंसी से क्या होगा? तो इसकी वजह से होता है पर्नीशियस एनीमिया। क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी होना। B12 को हम कहते हैं साइनोकोबालामिन। कोबालामिन। ओके, अब हम बात करते हैं चेलियोसिस। इसमें हमारे ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होती है। किसकी? ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होती है। बेरी की बात करें तो ये होती है आपकी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से, जिसे हम कहते हैं थाइमिन। और चेलियोसिस होती है विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से, जिसे हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द एंजाइम विच कंबाइंस विद नॉन प्रोटीन पार्ट टू फॉर्म अ फंक्शनल एंजाइम इज नोन एज। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उससे जो एंजाइम का हिस्सा कंबाइन करता है उसे क्या कहते हैं? तो बेसिकली एंजाइम दो टाइप के होते हैं बेटा। फर्स्ट इज नोन एज सिंपल एंजाइम और दूसरा कहलाता है आपका कॉन्जुगेटेड एंजाइम या कॉम्प्लेक्स एंजाइम।
सिंपल एंजाइम उसे कहते हैं जो सिर्फ किसके बने हैं, प्रोटीन के। कॉन्जुगेटेड उसे कहते हैं जो प्रोटीन के साथ साथ किसके बने हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट के। जल्दी से ऑप्शन देखते हैं। पहला बोल रहा है कोई एंजाइम, दूसरा बोल रहा है हॉलो एंजाइम, तीसरा बोल रहा है एपो एंजाइम और चौथा बोल रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इसका आंसर है आपका कि जो एंजाइम का वो हिस्सा जो नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ कंबाइन करता है, दैट इज नोन एज एपो एंजाइम। क्या कहलाता है बेटा, एपो एंजाइम। तो आपका ऑप्शन है सी। अब समझते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं। इट इज नोन एज कोफैक्टर। क्या कहलाता है, कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा होता है मेटल आयंस और तीसरा होता है कोएंजाइम। ओके, तो योर ऑप्शन इज हियर एपो एंजाइम। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज आल्सो नोन एज हॉलो एंजाइम। क्या कहलाता है बेटा, हॉलो एंजाइम। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरेंस आर। तो ये पूछ रहा है कि इंटरफेरेंस क्या होते हैं। तो इंटरफेरेंस एक ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। कब रिलीज होते हैं, लेट अस सी द ऑप्शन। ये एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं, एंटीबायोटिक प्रोटीन्स हैं, एंटीजन प्रोटीन है या फिर एंटीबैक्टीरियल पार्टिकल्स हैं। तो हमारी बॉडी में जब भी कभी वायरस का अटैक होता है, सपोज करो मेरे रिस्ट वाले पोर्शन में वायरस का अटैक हो गया, ठीक है। तो जो वायरस के द्वारा अटैक्ड सेल्स हैं, मेरे बॉडी के सेल्स जो हैं जो वायर अंडर अटैक हैं, दीज सेल्स, इन्फेक्टेड सेल्स विल रिलीज अ केमिकल दैट इज नोन एज इंटरफेरन एंड दिस इंटरफेरॉन विल प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन को बढ़ने से क्या करेगा, रोकेगा। तो इसका ऑप्शन है आपका ए, दैट इज एंटीवायरल प्रोटीन्स। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं। Next is enzymes having slightly different molecular structure but performing identical activity। मतलब एंजाइम के एक्टिविटी सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो नाम से समझ जाओ इसका आंसर होना चाहिए होमो एंजाइम, एपो एंजाइम, आइसो एंजाइम और को एंजाइम। द आंसर इज आइसो एंजाइम्स। क्या है इसका आंसर, आइसो एंजाइम्स। नेक्स्ट इज विच इज नॉट करेक्ट, ऑल एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट क्या होते हैं, जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन देमसेल्फ। सेम काम तो आपका एंजाइम भी कर रहा है। फिर दूसरा बोल रहा है ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। क्या सारे प्रोटीन्स एंजाइम होते हैं। तीसरा बोल रहा है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। क्या सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। और चौथा बोल रहा है ऑल एंजाइम्स आर थर्मोलिबाइल, मींस हाई टेम्परेचर पे या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होते हैं कि एक टेम्परेचर पे तो बिल्कुल काम करेंगे, जैसे जैसे हाई टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इनकी एक्टिविटी डिग्रेड होती जाएगी ड्यू टू डीनेचुरेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है। सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। हाँ, एंजाइम प्रोटीन से तो बने होते हैं। 100% प्रोटीन हो ये जरूरी नहीं है, पर किसी भी एंजाइम में प्रोटीन पार्ट तो होता ही होता है। दूसरा ऑप्शन बोला है ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। नहीं, सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो एंजाइम्स हैं, या फिर हम कहेंगे कि कुछ सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो किसकी तरह काम करते हैं, प्रोटीन। तो आपका आंसर है बी, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड। इनमें से कौन एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। ऑप्शन है ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन एंड एलेनिन। तो एसेंशियल अमीनो एसिड उसे कहते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती और हमको बाहर से डाइट पे चाहिए। तो टेक्निकली हमारे पास ऐसे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, दैट इज एलेनिन। एलेनिन एसेंशियल अमीनो एसिड में नहीं आता है, इट्स अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नेक्स्ट इज अ सेमी इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब यहां इसने एक टर्म बोल दिया इंडिस्पेंसिबल, बट आगे से सेमी लगा दिया है। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पे ये अपने को चाहिए। इसको हम एक और चीज कहते हैं, इनको हम कहते हैं कंडीशनल अमीनो एसिड्स। क्या कहते हैं, कंडीशनल अमीनो एसिड। मतलब जरूरत पड़ने पे चाहिए, अदरवाइज नहीं है। और सिंपल भाषा में बोलूं तो जब बॉडी बना रही है तो ये नॉन एसेंशियल हो जाएंगे। किसी कारण से बॉडी इनको नहीं बना पा रही है तो उस समय ये एसेंशियल हो जाएंगे। तो पूछ रहे हैं कि इन चारों में से क्या ऑप्शन है, आर्जिनिन, वेलिन, लाइसिन एंड ल्यूसिन। तो सेमी इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड में आपका आता है एक आर्जिनिन। इसमें एक और अमीनो एसिड आता है बेटा, दैट इज नोन एज हिस्टिडिन। ये दोनों आपके किस कैटेगरी में आते हैं, ये दोनों आते हैं आपके सेमी इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल लेटर सिंबल एफ इज यूज्ड फॉर द अमीनो एसिड। मतलब अब
जैसे हमारा नाम है, तो हमारे एक पर्टिकुलर नाम है, नामकरण किया जाता है, तो वो नाम हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। ऐसे ही बोल रहा है कि अमीनो एसिड्स को भी एक पर्टिकुलर लेटर से डिनोट करते हैं, तो पूछ रहा है कि एफ किसका सिंबल है। पहला फिनाइल एलेनिन, दूसरा प्रोलिन, देन ट्रिप्टोफेन एंड द लास्ट इज मिथियोनिन। द आंसर इज फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन को किस लेटर से डिनोट किया जाता है? एफ लेटर से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ। काइटिन किसका पॉलीमर है? पहला एन एसिटाइल मिरामिक एसिड, दूसरा है एन एसिटाइल ग्लूकोनिक एसिड, तीसरा है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और चौथा है ग्लूकोज। तो काइटिन, पहले तो काइटिन है क्या? एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है जो किसमें प्रेजेंट होता है? फंजाई की सेल वॉल में। इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स के स्केलेटन बाहर की तरफ को भी प्रेजेंट होता है, काइटिन की कवरिंग होती है। अब जो काइटिन है, काइटिन किसका बना है? काइटिन एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब एक दीवार जैसा स्ट्रक्चर। दीवार किसकी बनी है? ईंट की बनी है। तो ऐसे ही काइटिन बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है। तो ये किसका पॉलीमर है? इट इज पॉलीमर ऑफ NAG, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। किसका पॉलीमर है ये? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। तो NAG कहीं और भी पड़ा है? एक जगह पड़ा है, दैट इज इन बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया में बात करें तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बनती है आपकी पेप्टाइडोग्लाइकेन से। किससे बनती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये हेट्रोपॉलीमर है क्योंकि ये दो यूनिट से मिलकर बना है। पहला है NAG, दूसरा है NAM। M दिख रहा है यहाँ पे, एन एसिटाइल मिरामिक एसिड। ये है बैक्टीरिया की बात। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट की सेल वॉल बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज से। तो प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज, मोनोमर ग्लूकोज। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन, मोनोमर NAG एंड NAM। एंड फंजाई की सेल वॉल काइटिन, मोनोमर NAG। Okay, last question. Select the option which is not correct with respect to the enzyme action. ठीक है, बोल रहा है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है? पहला बोल रहा है एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट। दूसरा क्वेश्चन है a non-competitive inhibitor binds the enzyme at the site distinct from that which binds the substrate. Okay, थर्ड बोल रहा है maltose is competitive inhibitor of succinic dehydrogenase। ये सक्सिन नहीं है, सक्सिनिक होगा। और लास्ट बोल रहा है सबस्ट्रेट बाइंड विद द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट। एक एक करके सारे ऑप्शन को समझते हैं, उल्टा लेते हैं। डी ऑप्शन को देखो, सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम एट इट एक्टिव साइट। यस, हर एंजाइम में एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है जहां पे एक्सपोज्ड एमिनो एसिड्स होंगे जिससे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और जिससे सबस्ट्रेट बाइंड करके टूटेगा। तो ये वो जगह है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। तो ये दिस पोर्शन, दीज एक्सपोज पोर्शन आर नोन एज एक्टिव साइट्स। और इसकी हेल्प से जो सबस्ट्रेट होगा वो किस में टूट जाएगा? प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। लास्ट ऑप्शन सही है। दूसरा बोलता है माल्टोज इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। अब सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है कि इससे बाइंड करने के लिए एक सब्सटेंस है जिसको कहते हैं मैलोनेट। मैलोनेट कॉम्पिटिटिवली सक्सिनिक एसिड से कॉम्पीट करता है ताकि वो किससे बाइंड कर सके? इस एंजाइम से बाइंड कर सके जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो शो करता है वो है मैलोनेट, ना कि माल्टोज। तो ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। दूसरा ऑप्शन बोला है कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स मतलब जो, देखो ये एंजाइम है, लेट्स से ये एंजाइम है, ठीक है। अब एंजाइम में कहीं पे यहां पे एक्टिव साइट्स है इस पोर्शन में, ठीक है। अब दो सब्सटेंस है और ये दोनों सब्सटेंस क्या कर रहे हैं? ए और बी। ए वो सब्सटेंस है जो एंजाइम से बाइंड करता है और इसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स में टूटता है, मतलब ए सबस्ट्रेट है यहां पे, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने के लिए कोई ऐसा दूसरा सब्सटेंस जैसे कि बी, जिसका शेप ए से बहुत ज्यादा सिमिलर है, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो ये कंपीट करेगा ए के साथ, किससे बाइंड करने के लिए? एक्टिव साइट से।
ऑब्वियस सी बात है, अगर बी एक्टिव साइट से बाइंड कर गया तो क्या ए बाइंड कर पाएगा? नहीं। इसका मतलब है ए सबस्ट्रेट में ए प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। ए प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, इसका मतलब रिएक्शन रुक गई, एंजाइम इनएक्टिव हो गया। तो जब दोनों कंपीट करेंगे किसके लिए? एक्टिव साइट के लिए, तो इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जैसे हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात कर रहे हैं, यहां पे सक्सिनेट और मैलोनेट दोनों कॉम्पिटिटिवली एक दूसरे से लड़ते हैं, किससे बाइंड करने के लिए? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज नाम के एंजाइम से। अब अगर ए, अब यहां पे बी से समझते हैं, बी अगर फिर से एंजाइम की एक्टिविटी को रोकता है, बट इस बार वो एंजाइम को इनएक्टिव बना रहा है, एक्टिव साइट से बाइंड करके नहीं। मतलब बी इस केस में एक्टिव साइट से बाइंड नहीं कर रहा है, एक्टिव साइट के अलावा कहीं और बाइंड कर रहा है। और कहीं और बाइंड करने से क्या हुआ? एंजाइम का शेप बदल गया। एंजाइम का शेप बदल गया मतलब एक्टिव साइट का शेप बदल गया। अब ए यहां से बाइंड नहीं कर पाएगा। इसे कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव जब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों किसके साथ दोनों लड़ रहे हैं, किससे बाइंड करने के लिए? एक्टिव साइट से। और जब इनहिबिटर एक्टिव साइट के अलावा कहीं और बाइंड करेगा तो इसे क्या कहेंगे? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो थर्ड सेकंड स्टेटमेंट अब आप देखिए, बिल्कुल सही लगेगा आपको। पहला बोल रहा है एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट। हाँ देखो, एक बार मैलोनेट क्या है? इनहिबिटर है। एक बार मैलोनेट यहां बाइंड कर गया एक्टिव साइट से, तो जितना मर्जी सक्सिनेट बढ़ा दो, अब मैलोनेट एंजाइम को नहीं छोड़ता। इसका मतलब है कि आप सबस्ट्रेट का वैल्यू अमाउंट बढ़ा भी दो, तब भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन भी अपने आप में सही है। तो आपका यहां जो गलत ऑप्शन था दैट इज सी। तो हमारे आज की इस वीडियोस में इतने ही क्वेश्चन थे। इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच।